नमस्कार दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। बीते 10 साल की सत्ता के कार्यकाल में वो 9वीं बार नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, जो किसी भी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे ज्यादा बार अमेरिकी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, दुनिया के सामने दो बड़ी आहटें काफी तेजी से लगातार पैर पसारने लगे। एक तरफ सामरिक संघर्ष, उसको रोकने का रास्ता क्या हो ये बात किसी को भी नहीं पता। और इसी दौर में मौजूदा वक्त में विश्व मंदी, जिसकी आहट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ देने से चूक नहीं रहा है, और यह भी कह रहा है कि अब दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्था के रास्तों को बदलना पड़ेगा। सेंट्रल बैंकों को अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी को बदलनी होगी। और इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी बार यात्राएं दुनिया के अलग अलग देशों के भीतर जितनी बड़ी संख्या में किया, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार यात्रा करते हैं, तो इस दौर में माना भी यही जा रहा है कि वही विदेश नीति निर्धारित कर रहे हैं। और उन्हीं के आश्रय भारत देश के अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक नीति का रास्ता डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे इस देश के भीतर चलेगा, उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर रहती है। लेकिन संयोग ऐसा है कि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, और इस दौर में रूस भारत से नाराज है। ईरान भी भारत को निशाने पर लेने से घबरा नहीं रहा है, और एक हत्या के मामले में अमेरिका ने भी भारत को नोटिस थमा रखा है। जी हां, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस बार साथ में अमेरिका गए नहीं हैं। इसी दौर में व्यापक परिवर्तन भारत देश के आसपास हुआ। बांग्लादेश में सत्ता पलट गई, तो क्योंकि वो भारत के अनुकूल नहीं है। यह याद करके देखिए कि इससे पहले मालदीव के भीतर जब चुनाव हुआ था, तो वहां के प्रधानमंत्री तभी चुन करके आए जब उन्होंने भारत के विरोध का रुख खुले तौर पर खुलेआम अपना लिया था। और आज के तारीख में श्रीलंका के भीतर भी जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के बाद जो वहां परिणाम निकल के आ रहा है, उसके भीतर वो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है जो चीन के करीब है और खुलेआम खुले तौर पर भारत का विरोध करता है। यहां तक कहता है वो व्यक्ति कि अगर वो सत्ता में आए तो फिर अडानी के साथ जो प्रोजेक्ट की डील हुई है उसको रद्द कर देंगे। और इस सामरिक परिस्थितियों के मद्देनजर देखें तो भारत का कोई पड़ोसी आपको भारत के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से करीब आता हुआ दिखाई देगा नहीं इस दौर में। इस बात को लेकर के आप नेपाल का ही जिक्र क्यों न कर ले। आप भूटान की परिस्थितियों के भीतर भी चीन ने अपनी घेराबंदी भूटान के अंदर जरूर कर रखी है। और यानी ये कहे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विदेश नीति को लेकर के इतने सारे सवाल मौजूदा वक्त में उठने लगे हैं, जहां पर सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यह भी रहा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस समय भारत ने खुलेआम खुले तौर पर देश का रुख साधने के लिए रूस का साथ दिया। व्यापारिक रिश्ते बनाए नहीं, बल्कि कई कदम आगे बढ़ करके साथ हो चले। आखिर तेल जितनी बड़ी संख्या में रूस से लाया गया, स्थिति यहां तक हो गई कि एक वक्त सिर्फ 1% तेल ही भारत रूस से आयात करता था, जो बढ़ते बढ़ते आज 35% तक पहुंच गया। इन्हीं सारे दबाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन भी उनको जाना पड़ा, और कहा गया कि वह अमेरिका का दबाव था। और इन्हीं परिस्थितियों के भीतर चीन के साथ वह खड़ा है या फिर नहीं खड़ा है। एक तरफ ब्रिक्स है, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के टकराव के बीच चीन रूस के साथ है, यानी भारत भी रूस के साथ है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर देखें तो इजराइल और फिलिस्तीन या फिर हमास के संघर्ष के मद्देनजर भारत देश के भीतर से भी अंतर्विरोध की आवाजें लगातार उठती हुई आपको सुनाई देने लगी। यूनाइटेड नेशंस के भीतर इजराइल के सवाल के ऊपर भारत में खामोशी बरती, वोटिंग के तौर पर वह बाइकआउट कर गया या फिर वहां पर मौजूद नहीं रहे। और इन्हीं सारे परिस्थितियों के मद्देनजर अगर आज देखिए अमेरिका के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, अब ये खुलेआम खुले तौर पर यह बात कहने से चूक नहीं रही है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। ये मसला युद्ध के संदर्भ को लेकर के भी होता है। आज लगता है कि आज की तारीख में भारत की विदेश नीति के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के ऊपर बात जरूर करनी चाहिए, जो आने वाले वक्त की आहट, सामरिक संघर्ष और ग्लोबल को लेकर के लगातार एक तरह से कह सकते हैं व्याख्या कर रहा है। इस दौर में अमेरिका के भीतर की आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं होते हैं। यूरोप के भी
आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं होते हैं। डेवलपिंग कंट्री के भीतर भारत के विकास दर को आईएमएफ लगातार बढ़ा चढ़ाकर दिखाता भी है, क्योंकि इस दौर में भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई डाटा मौजूद नहीं होता। लेकिन आज एक एक करके इन सारे परिस्थितियों के ऊपर बात करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही विदेश नीति बाजीगरी करते करते कहीं फंस तो नहीं गई है। यानी ये कहे कि युद्ध रोकने की बात भारत के मीडिया के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नायक के तौर पर रख करके कहीं जरूर गई थी, लेकिन आज के दौर में अमेरिका के भीतर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आज लगता है बात यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। एक पल के लिए आपको भी देखना चाहिए। किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। उससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। यानी ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार के ऊपर घाट का मिलकर के साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही जरूरी होगा। यहां पर एक बात और समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में शामिल 4 देश है, जहां जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों रूस और चीन को लेकर के किस कूटनीति को अपनाते हैं और भारत की कूटनीति उनसे हट करके इस दौर में क्यों हो गए। और इस साझा बयान के भीतर चीन को निशाने पर भी ले लिया गया, क्योंकि इस साल चाइना का जिक्र किया गया और चिंता व्यक्त की गई थी। इस बयान के भीतर खुले तौर पे बताया गया कि हम विवादित मुद्दों के सैन्यकरण और दक्षिणी चीन सागर के भीतर बलपूर्वक और डराने धमकाने के लिए होने वाले युद्धाभ्यासों के ऊपर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना जारी रखते हैं। हम इस वक्त की पुष्टि करते हैं इस बात की कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसको हल करना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। समुद्री मसला कहीं ना कहीं इस दौर में ज्यादा गंभीर ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अमेरिका और चीन आमने सामने आकर खड़े हैं। नाटो देशों की कतार यूक्रेन के साथ खड़ी होती है। यूक्रेन को लेकर के मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका साथ खड़ा होता है। भारत ने रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रहे। तेल का आयात इतना ज्यादा बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के तुलना में रूस ने भारत को सस्ते में करीब 30-35% सस्ते में तेल देना शुरू कर दिया। और स्थिति मौजूदा समय की ये होती है कि इस दौर में भी भारत लगातार रसिया से सबसे ज्यादा तेल ले रहा है। यानी ये कहे कि एक समय केवल 1% केवल तेल था, जो बढ़ते बढ़ते 35% को पार कर जाता है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। मौजूदा वक्त में सवाल यह है कि इस समय में रूस की नाराजगी भारत को लेकर के इस बात को लेकर के भी है, क्योंकि यूक्रेन को भारत ने यूरोप के रास्ते हथियार दिए। इस खबर को जब राइटर्स ने बताया 19 सितंबर को यह बात बताया, काफी दिन नहीं बीते हैं, लेकिन 19 सितंबर को जैसे ये बात बताया उसके बाद से भारत ने पुष्टि किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और काफी महत्वपूर्ण बात मौजूदा वक्त में है कि रूस ने अपने तौर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से वो सूची मांगी कि आप इन्हें हथियार निर्यात करते हैं। 84 देशों के नाम है उसके भीतर, उसमें एक नाम यूक्रेन का भी होता है। यानी यह कहे कि भारत के हथियार निर्माताओं की ओर से जब युद्ध सामग्री यूरोप के ग्राहकों को बेची गई, वह यूक्रेन के भीतर चले गए और इसके ऊपर रसिया ने कहा कि हम विरोध करते हैं, लेकिन भारत ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि राइटर्स की पूरी रिपोर्ट गुमराह करने वाली है, काल्पनिक है और जो भी उल्लंघन करने की बात बताई गई है वो बिल्कुल गलत है, वो निराधार है। वो पूरा मसौदा एक इस रूप में दे दिया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और सर्टिफिकेशन को ध्यान में रख करके ही अपने सैन्य निर्यात को करते हैं जो हथियारों से जुड़े हुए मामले होते हैं। यानी ये कहे कि रूस की नाराजगी भारत को लेकर के खुले तौर पर आई। और जब इस बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं तो एक बात और समझना पड़ेगा कि भारत आज सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। एक समय 60% तक हथियार रूस से ही खरीदता था, आज के दौर में घट करके 45% पे आ गई। रिसर्च इंस्टीट्यूट के जानकारी जो निकल करके आती है, लेकिन दुनिया के भीतर भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाली
अपने देश के भीतर लाने के लिए, यानी दूसरे देशों का एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट सबसे मौजूदा वक्त में ज्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के ऊपर भारत सबसे ज्यादा हथियार दुनिया के बाजार से खरीदता है। अब यहां पर एक और सवाल उठने लगता है ये कि क्या एक तरफ रसिया की नाराजगी भारत को लेकर के हो, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को मौजूदा वक्त में जो खास तौर पे गाजा पट्टी होती है, उसके बाद से फिलिस्तीन के साथ जो संघर्ष हुआ, फिलिस्तीन को लेकर के भारत की डिप्लोमेसी पहले अलग थी, क्या इस दौर में बदल गई? ईरान और लेबनान को लेकर के जो इजराइल जिस अंदाज में आया, उसमें भारत की भूमिका क्या होती है, क्या वो बदल जाती है? क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत इससे पहले किसी भी गुट में न शामिल होने की अपनी पूरी प्रक्रिया को गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए इस सारी प्रक्रिया जारी रखा, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों को ध्यान में रखेगा। इसका खुलेआम खुले जिक्र कई मंचों के ऊपर भारत के विदेश मंत्री भी कर चुके हैं। लेकिन आपसे कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान भारत का विदेश नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर के जुड़ ही जाता है। जी हां, और यहीं पर एक सवाल पहली बार मौजूदा समय में इस रूप में खड़ा हुआ कि भारत की भूमिका मौजूदा समय में क्या हो सकती है। हमको दो तीन बातें बताते हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो बाइडेन के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पुतिन के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उसके बाद जेलेंस्की के साथ, यानी ये कहे कि तीन तस्वीरों के आश्रय पहले भारत देश के रिश्तों को समझना आपको पड़ेगा। जी हां, देखिए, दरअसल ये तीन तस्वीर आपको इसलिए अभी दिखाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि भारत देश के डिप्लोमेसी, भारत के फॉरेन पॉलिसी दूसरे देशों की तुलना से बिल्कुल ही अलग होती है और इसी समय में पूर्व के प्रधानमंत्रियों से भी अलग होती है। यानी ये कहे कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों को सर्वोपरि रखता है, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पे किया और विदेश मंत्री ने किया। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि किसी एक देश के भीतर भी भारत के डिप्लोमेसी दो रास्ते बिगड़ सकती है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर क्या अमेरिका जैसा देश इस बात को नहीं समझ पाएगा? बहुत दूर जाने की गोटी नहीं है। मौजूदा समय में अमेरिका भी चुनाव में जा चुका है। जी हां, और मौजूदा समय में अमेरिका के भीतर पहली बार डेमोक्रेट्स जो है ट्रंप को लेकर के ये बात कहने से चूक नहीं रहे हैं कि यदि ट्रंप आ गए तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। और डेमोक्रेसी का सवाल मौजूदा वक्त में कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कश्मीर को मुद्दों को लेकर के भी एक समय उठाया था। जी हां, और अमेरिका ने कई बार भारत देश के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर के भी कुछ सवाल अलग अलग मंचों पर, अलग अलग मौके के ऊपर उठाया है। लेकिन मसला यह होता है कि इस दौर की विदेश नीति और उसके भीतर अगर आप याद कीजिएगा 2019 22 सितंबर के दिन जब प्रधानमंत्री हाउडी कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुंचे थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था? ट्रंप उनके साथ थे। उन्होंने कहा ट्रंप पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, उनको धरती पर हर कोई जानता है। राष्ट्रपति बनने से पहले भी दुनिया ट्रंप को जानती थी। उन्होंने सीईओ से कमांडर इन चीफ तक का सफर तय किया है। भारत के लोग अब की बार ट्रंप सरकार के नारों से जुड़ाव महसूस करते हैं। यानी ये खुलेआम खुले तौर पर रिपब्लिकन और ट्रंप के साथ 2019 के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। 2023 के भीतर जब वो 22 जून को वहां पर भाषण दे रहे थे, सेंट्रल हॉल जो वहां का होता है उसके भीतर उन्होंने बताया कि अमेरिका के भीतर लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। कई लोग गर्व के साथ इस सदन के भीतर भी बैठे हुए हैं और वो अचानक पीछे मुड़े और पीछे कमला हैरिस जो इस समय राष्ट्रपति पद की चुनाव अमेरिका के भीतर लड़ रही है, उस समय उपराष्ट्रपति थी, उनके तरफ देखा और कहा कि एक मेरे पीछे भी बैठे हैं और ठहाका पूरे सदन के भीतर लग गए। यानी खुलेआम खुले तौर पर कमला हैरिस के साथ करते। लेकिन यहाँ पर सवाल कमला हैरिस और ट्रंप का जब जवाब आएगा तो यहाँ पर यह सवाल भी आएगा कि किसी की भी मौजूदगी भारत के लिए अनुकूल है और किसकी मौजूदगी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनुकूल होती है। ये सारे सवाल थोड़ा उलझा सा लगता है। नरेंद्र मोदी अलग कैसे हो सकते हैं इंडिया के? मोदी ट्रंप के करीब थे, ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में डेमोक्रेट्स ने ही भारत देश को राहत रियायत दिया है, ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और मौजूदा समय में वहां पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वीजा पॉलिसी को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कमला हैरिस का लचीला रुख था, लेकिन ट्रंप खिलाफ थे। ज्यादा लोगों को नौकरी के लिए, खास करके इंडियंस को लेकर के वो आने देना नहीं चाहते थे। यही स्थिति टैक्स को लेकर के भी थी। टैक्स
ज्यादा लगाया गया जो अमेरिका के भीतर इन्वेस्टमेंट करेगा, और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया आएगा तो यहाँ पर टैक्स फ्री रहना चाहिए। ये स्थिति डेमोक्रेट्स और ट्रंप के भीतर के अंतर भी होती है, जहां पर मौजूदा समय में डेमोक्रेट्स एक बराबरी देखते थे, ट्रंप टैक्स लगा रहे थे। बिजनेस को दौर को भी अगर ध्यान दीजिएगा तो आयात महंगा होना चाहिए, इस बात का जिक्र ट्रंप ने किया, और अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपको टैक्स में रियायत देनी पड़ेगी, ये ट्रंप ने ही कहा था। लेकिन आंतरिक सियासत में जब आप आएंगे तो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत देश के भीतर की राजनीति, तो वहां पर प्रधानमंत्री को अमेरिका चेताता है। और आप ध्यान दीजिएगा, कमला हैरिस ने सितंबर 2021 में कहा था पूरी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में, अगर स्थिति को सुधारना है तो भारत को साथ आना पड़ेगा। एक संदेश था नरेंद्र मोदी के लिए। और इस समय ट्रंप को लोकतंत्र के कटघरे में खड़ा करके यह बताया जा रहा है कि ट्रंप आ गए तो डेमोक्रेसी खतरे में होगा। यह संदेश वहां के चुनाव के भीतर लगातार ही गूंज रहा। आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया और कश्मीर के भीतर मानव अधिकारों का सवाल कमला हैरिस ने खड़ा किया था, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वो दुनिया में अकेले नहीं थी, हम स्थिति पे नजर रख रहे हैं, अगर हालात बदले तो फिर दखल देने की जरूरत पड़ेगी। यानी ये कहे कि ये परिस्थिति डेमोक्रेट्स की होती है। और इस दौर में जो बाइडेन से मिलकर के वार्ड के बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगले वार्ड की बैठक दिल्ली के भीतर होनी है, ये बात पता है 2025 की। और उसमें जो भी चुना जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति, जो वहां के वोटिंग पैटर्न दिखा रहा है, उसके भीतर डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं, यानी कमला हैरिस आगे चल रही है। तो उन सारे परिस्थितियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने डिप्लोमेसी और किसी भी देश के भीतर वहां के आंतरिक मसलों के भीतर, जैसे अब की बार ट्रंप सरकार कहा गया था, नेपाल के भीतर 2014-15 के दौर में कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहुंच गए थे। और उस दौर में कैसी स्थिति बड़ी होती जा रही धीरे धीरे, इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने 4-5 मामलों में भारत देश को घेरा। यूक्रेन युद्ध को लेकर के कहा कि अगर किसी एक पक्ष में आप यदि खड़ा नहीं होते तो इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। सीधा आरोप लगाया। निखिल गुप्ता मामला, आरोप भारत के ऊपर लगाया गया। न्यूयॉर्क में खालिस्तानी समर्थक पन्नू पर जो जानलेवा हमला हुआ, जो साजिश हुई, उसके ऊपर में भारत का हाथ था, ये अमेरिका अदालत ने बताया, अमेरिका की अदालत ने। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद अमेरिका करता है, ये वहां की सत्ता के जरिए बताया गया। कांग्रेस पार्टी का जो बैंक खाता सील कर दिया गया, उसके भीतर अमेरिका ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर हमारी नजर है। माइनॉरिटीज के मुद्दे को लेकर के कहा गया, उसमें मुस्लिम भी और दूसरे अल्पसंख्यकों को लेकर के भी कहा गया कि भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत एक जरूरत है, सामरिक दृष्टि से और आर्थिक एस्पेक्ट से भी, यह भी इस समय का सच होता है। और आर्थिक एक मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट की सच ये भी है कि आर्थिक तौर पे खतरों की घंटी कब बजेगी। यानी ये कहे कि भारत जिस कर्ज में डूबा है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF का जो कर्ज है, वो 2014 को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उस समय करीब करीब 36 लाख करोड़ का कर्ज भारत देश के ऊपर था। 2024 के भीतर ये बढ़ते बढ़ते करीब करीब 55 लाख करोड़ को पार कर जाता है। यानी ये कहे कि बीते 10 वर्षों के भीतर करीब करीब 18 लाख, 18.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है भारत देश के ऊपर। अब IMF बताता है कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो हालात है भारत देश का, ये दरअसल एक ऐसा डिप्रेशन है, ऐसा तनाव की स्थिति है जो विश्व मंदी के दिशा में दुनिया बढ़ रही है। आपको 1920-30 का दौर याद करना पड़ेगा, जब दुनिया की ग्रोथ रेट -15 के अंदर चली गई थी। जी हाँ, -15। और 2008 में जो मंदी आई थी उसके भीतर तो -1% से भी कम मंदी का असर पड़ा था। तब दुनिया बेचैन हो उठी थी, बौखला गई थी। हालांकि भारत उस समय मनमोहन सिंह थे, अनुकूल रही, लेकिन स्थिति नहीं बिगड़ी। लेकिन इस स्थिति के आश्रय में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे भारत देश के सामने अनएम्प्लॉयमेंट का संकट है, सेंट्रल बैंक को डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे, जियो पॉलिटिक्स जो कन्फ्लिक्ट होती है उसके भीतर हर किसी को ध्यान मौजूदा समय में देना पड़ेगा। जो इमर्जिंग मार्केट है और डेवलपिंग कंट्री के भीतर है, वहां पर चीजें ट्रांसफॉर्मेशन करनी जरूरी होगी और मॉनिटरिंग पॉलिसी आपको बदलनी पड़ेगी। इस दौर में डिजिटल यूरो का भी जिक्र हो चला है कि ये डिजिटल करेंसी अब बहुत मायने रखेगी, तो इस सब का दबाव भारत देश के ऊपर भी पड़ेगा। आखिर IMF के चेयरमैन जो कहती हैं, हालांकि इनकी बात को एक पल के लिए आप देख सकते हैं। That my main message today is that we must be ready for change and prepared to use the flexibility of our frameworks as necessary. And to ensure future stability, our approach must continue to embody
stability without rigidity. The goals of monetary policy are not going to be changed. But those transformations are going to have a serious impact on monetary policy ये सारे संकेत इकोनॉमी में एक बहुत बड़े बदलाव की दिशा में ले जाती है, एक ऐसा बदलाव जिसमें सेंट्रल बैंकों के सामने भी चुनौती होगी तमाम दुनिया के विकसित देशों के भीतर। और इतना ही भर नहीं, वो स्टेबिलिटी कैसे लेकर के आए, एक नया कॉन्सेप्ट उनको सामने लाना ही पड़ेगा उनको, और इसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के भीतर बदलाव आएगा और डिजिटलाइजेशन की दिशा में चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ खतरे यह भी होती है कि जो करेंसी या फिर मनी जो होती है उसके साथ जो फूड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक सारे अलग रिफॉर्म की स्थिति होती है। और क्या डेवलपिंग स्टेट के भीतर भारत जैसे देशों के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या फिर कई अमेरिका जैसे देशों का दबाव कि आप इस तमाम सारी चीजों को अपने अपने देशों में करें, और भारत को एग्रीकल्चर रिफॉर्म या फूड रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारत देश की अपनी राय विदेश नीति के जरिए मौजूदा वक्त में जो निकल करके आई है, वो भारत पहले अपनी देशी जरूरतों को पूरा करता है, उसको महत्व देता है, लेकिन देशी जरूरतों के साथ क्या मौजूदा वक्त में देशी संकट भी जोड़ दिया जाता है इसके भीतर, जिसका जिक्र आईएमएफ अपने तौर पे करता है। क्योंकि आप ये बात कह सकते हैं, एक नजरिया यह भी देखिए कि तुर्की जैसा देश जो नाटो से जाकर जुड़ा है, वो लगातार दबाव बना रहा है कि हमें ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। यानी ये कह कि पहला नाटो देश जो रूस चीन वाले किसी गैर पश्चिमी आर्थिक अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी ये कह कि इसके ऊपर यूरोप का भीतर भी एक खामोशी होती है। खामोशी मौजूदा वक्त में इसलिए है कि तुर्की एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसका अपना जो पूरा बिजनेस मॉडल है, तो उसका जो अपना पूरा इकोनॉमी धराशायी हुई है, फिर धराशायी होगी तो यूरोपीय बैंकों के लिए काफी डेंजरस सिचुएशन में लाकर के उनको खड़ा कर सकती है। क्योंकि 50% के आसपास उसका पूरा कारोबार यूरोपीय यूनियन के देशों से जाकर जुड़ा हुआ है। ये संदेश इसलिए भी मौजूदा वक्त में बड़ा होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर मौजूदा समय में भारत कहां पर खड़ा है और क्या हुआ सच में अपनी देशी जरूरतों के हिसाब से इस भारत देश की इकोनॉमी को संभाले हुआ है, या फिर ये कहे कि भारत के भीतर की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डामाडोल मौजूदा वक्त में हो चुकी है कि उसने यदि नहीं किया तो इस भारत देश के भीतर लोगों का गुब्बार फूट पड़ेगा। क्योंकि इसी मौजूदा वक्त में ध्यान दीजिएगा, दुनिया के बाजार में तेल की कीमत जब $100 प्रति बैरल से ज्यादा रही, उस समय में भारत में तेल की कीमत बढ़ी और करीब 35% और 30% सस्ता रेट पे रसिया तेल देते रहा और यहाँ से रिफाइन करके यूरोप भारत को एक्सपोर्ट करते रहा। मुनाफा वहां से भी आया, रियायत इधर से भी मिली, लेकिन यहाँ के आम लोगों को कोई राहत रियायत इस दौर में मौजूदा वक्त में नहीं दिया गया। यानी ये कहे कि हमारी अपनी जरूरतें कर्ज लेकर के हो, संबंधों को बना करके हो, या फिर आर्थिक तौर पर स्टेबिलिटी किसी भी प्रकार से चलती रह जाए, क्या इस दिशा में भारत देश मौजूदा समय में अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के आकर खड़ा हो चला है? अगर ऐसे परिस्थिति में भारत देश आकर खड़ा हो गया है तो उसको जो भी शर्तें दी जाएगी वह तो इस समय में वो मानेगा ही। क्योंकि इस दौर में भारत देश के आसपास देखिएगा, आज ही वोटिंग के काउंटिंग श्रीलंका के भीतर हो रही थी। श्रीलंका की स्थिति क्या होती है, वहां पे जो 4 कैंडिडेट्स हैं उसमें सबसे आगे अरुणा कुमार आगे चल रहे हैं। ये वामपंथी लीडर होते हैं, इनकी अपनी पार्टी जो जनता अभिमुक्ति कुछ करके है, उनका नाम भूल रहे हैं, लेकिन नेशनल पीपुल पार्टी अलायंस बनाए, चीन के करीब है, भ्रष्टाचार विरोधी रुख अपनाए, गुड गवर्नेंस का वादा कर दिया, रिलीजन का कोई जिक्र नहीं किया और खुले तौर पे बताया कि सत्ता के भीतर अगर आएंगे तो फिर भारत के जो अडानी ग्रुप के साथ जो पवन ऊर्जा परियोजना श्रीलंका के भीतर जो सौदा हुआ उसको हम कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। यानी अडानी प्रोजेक्ट ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है, इसका खुलेआम खुले तौर पर जिक्र वो व्यक्ति कर रहा है जो व्यक्ति वहां पर चुनाव में सबसे आगे मौजूदा समय में यानी आज की काउंटिंग में आगे चल रहा है। भारत की डिप्लोमेसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी, उसके भीतर भारत का कॉर्पोरेट भी किसी देश के भीतर मौजूदा समय में राजनीतिक इशू बन जाए, राजनीतिक मुद्दा बन जाए। यह भी श्रीलंका में पहली बार ऐसा हो रहा है जिस प्रोजेक्ट को लेकर के गोड्डा से लेकर के जो झारखंड का जो गोड्डा का इलाका जहां पर पावर प्रोजेक्ट अडानी का है, जो श्रीलंका सप्लाई करता है पावर को, उसको लेकर के भी सियासी तौर पर काफी मशक्कत लगातार चल रही है। नोटिस यहां से भी दिया गया, पैसा दीजिए, वह भी एक सियासी तौर की परिस्थितियां भारत देश के डिप्लोमेसी वहां पर जाकर के उलझ जाती है। यानी ये कहे कि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में उस सियासत परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है जो कि मौजूदा आंतरिक विरोध को
अपनी सत्ता के अनुकूल बनाए रखने के लिए, और रूस हो या फिर मौजूदा वक्त में यूक्रेन हो, वो ईरान हो, वो बांग्लादेश हो या फिर वो श्रीलंका हो, वो चीन हो, क्योंकि चीन के साथ भी मौजूदा समय में भारत देश का व्यापारिक संबंध ऐसा नहीं कम हो गया। चीन का एक्सपोर्ट भारत को लेकर के लगातार बढ़ा है और भारत का इंपोर्ट चीन को लेकर के कम हुआ है। और इन परिस्थितियों के बीच अमेरिका के भीतर होते चुनाव और अमेरिका का भारत को लेकर के जो नजरिया मौजूदा वक्त में उभर करके सामने आया है, उसके भीतर एक हिसाब से यह बहुत साफ बताया गया कि आपको साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वाड के मेंबर हैं आप, और तभी क्वाड को तभी जाकर के मानवता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाने में कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल तो बड़े होते हैं कि पुतिन अब सवाल पूछ रहे हैं, जेलेंस्की जो सवाल को उठा रहे हैं, या फिर मौजूदा समय में ईरान के लेकर के जो सवाल, अलग अलग देशों के सवाल के बीच अमेरिकी इलेक्शन भी कहीं ना कहीं भारत देश को लेकर के एक बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी मौजूदा परिस्थिति में उसके भीतर भारत देश को लेकर के भारत को कौन मौजूदा समय में राहत रियायत देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीति किस उम्मीदवार के पक्ष में है, ये मौजूदा समय में सारे सवाल भारत के विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होगा। शायद इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं था। देखते रहिए, बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।